धातुओं का विस्थापन। अगला लिखे भाई, धातुओं का विस्थापन। अनुप्रयोग ही चल रहे थे ना, अनुप्रयोग चल रहे थे, और अगला अनुप्रयोग है धातुओं का विस्थापन। उमा क्या कहती है भाई, ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी। ऊपर वाली मेटल सही है कि नहीं। और प्रकृति का नियम है अधिक एक्टिव कम एक्टिव को हटा देगा। सही है कि नहीं। अधिक एक्टिव, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है, ध्यान रखना। लिख दिया मैंने, अधिक क्रियाशील धातु कम। और उमा ने कहा था ऊपर वाली मेटल हटाएगी, UMA का मतलब हटाएगी। क्या कहा उमा ने, ऊपर वाली मेटल हटाएगी। किसको, नीचे वाली को। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक एग्जाम्पल ले लूं मैं कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट से कॉपर सल्फेट प्लस Zn। सही है। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन कि कॉपर प्लस ZnSO4 से कॉपर सल्फेट प्लस Zn। ठीक है। इस इक्वेशन में देखो कॉपर कहां है बताओ, ECS में। तो कॉपर जिंक को हटा सकता है क्या? नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे कि कॉपर अधिक क्रियाशील जिंक को बोलो नहीं हटा सकता। सही है कि नहीं भाई। पहला एग्जांपल हो गया। एग्जाम्पल दूसरा लेने पर, दूसरा एग्जाम्पल ये है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से ZnSO4 प्लस कॉपर। जिंक किसको हटा रहा है? जिंक ECS में कहा है? तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा देगी। तो बताओ जिंक किसको हटा देगा? तो जिंक कम क्रियाशील कॉपर को हटा देता है। सही है भाई। तो क्या पता चला बताओ, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देगी। या सिंपल कहें तो उमा क्या कहती है, ऊपर वाली मेटल किसको? तो ध्यान रखना आपको ECS में ये चेक करना है कौन सी मेटल ऊपर है कौन सी ऊपर वाली मेटल हटा देगी। हटाओ जल्दी तुम भी इसको। अगला अनुप्रयोग लिखे, धातुओं का विस्थापन। जल्दी हटाओ। धातुओं का विस्थापन पहला अनुप्रयोग है भाई। उमा कहती है ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा देगी। ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा देगी। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देगी। धातुओं के लिए हो गया भाई। ये तो ऊपर वाली मेटल हटा देगी। किसको? यदि क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देगी। जो मेटल ऊपर होगी उसका ई नोट कम होगा ज्यादा भाई? कम होगा, ध्यान रखना। ई नोट कम, ई नोट रिडक्शन की वैल्यू अगर कम होगी तो बताओ क्रियाशीलता
ज्यादा होगी भाई, ध्यान रखना। ई नोट अगर कम होगा तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। जितना कम होगा क्रियाशीलता उतनी ज्यादा। सबसे कम किसका? तो लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। पीटी का ई नोट, पीटी का ई नोट कम ज्यादा बोलो आप तो, सिर्फ बस नीचे होता पीटी भाई, बहुत नीचे है, तो पीटी का ई नोट बहुत ज्यादा है, क्रियाशीलता लेस रिएक्टिव होती है। ध्यान रखना पीटी एजी एयू, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? नोबल मेटल बोला जाता है। तो ये तो गया धातुओं का विस्थापन। अब आप लिखें अधातुओं का विस्थापन। इनमें उल्टा होता है ना भाई, कौन किसको हटाएगा? नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को लिख दो तो, अगर याद है तो। ईसीएस में नीचे स्थित अधातु नीचे स्थित अधातु ऊपर स्थित अधातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है। लवण के विलयन से हटा देती है। देखिए भाई, F2 Cl2 Br2 और I2, ठीक है। सबसे नीचे कौन है? F2 है, और F2 का आपको पता है 2.87 वोल्ट होता है, ठीक है भाई। और आपने ये भी पढ़ा था कि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। F2 प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? ई नोट सबसे ज्यादा होता है। उमा कहती है ऊपर वाली मेटल अपचायक होगी, UMA, ए फॉर अपचायक। क्या कहती है उमा? ऊपर वाली मेटल अपचायक होगी। तो प्रबल अपचायक लिथियम और प्रबल ऑक्सीकारक F2 प्रबल ऑक्सीकारक। F2 किसको हटा देगा? तीनों को हटा देगा। ध्यान रखना, F2 इसको इसको इसको। तो F2 की रिएक्शन अगर मैं 2NaCl के साथ करवाऊं तो बताओ F2Cl को हटा देगा या नहीं? हटा देगा। रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2NaF प्लस Cl2। बताएं ये F2I को हटा देगा या नहीं? हटा देगा। 2NaF प्लस I2। Cl किसको हटा सकता है? Cl2 प्लस 2NaI। Cl2 हटा सकता है या नहीं? I को हटा सकता है। 2NaCl प्लस I2। I2 प्लस 2NaCl। क्या I2 तीनों में से किसी को हटा सकता है? रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। हटाओ। अधातु में उल्टा होता भाई। धातुओं की क्रियाशीलता टॉपिक हो गया था क्या? उमा कहती है ना ऊपर वाली मेटल क्या होगी? एक्टिव होगी। उमा कहती है ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी। तो जो मेटल जितना ऊपर होगी उसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी भाई। ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी। ऊपर वाली का मतलब इनोट, तो जिसका इनोट कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी भाई। अधातुओं का विस्थापन हो गया भाई है। तीसरा लिखें, रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना हो गया। आपने ये निकाला होगा इसमें ई नोट पॉजिटिव आ रहा है तो पॉसिबल होगी।
ई नोट पॉजिटिव आ रहा है तो अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं हुआ ना। अगला लिखें, अनुप्रयोग अम्लों से H2 गैस का निष्कासन। एक एग्जांपल मैं देता हूं, दूसरा एग्जांपल आप देना। देखो भाई, यहां भी उमा से ही पूछो, उमा क्या कहती है? ऊपर वाली मेटल हटाएगी, वही है रे, ऊपर वाली मेटल हाइड्रोजन हटाएगी। दोबारा बोलो, उमा क्या कहती है? ऊपर वाली मेटल हाइड्रोजन हटाएगी। सही है। तो मैं इसको ऐसे समझू क्या, ये तो हाइड्रोजन रहा, ये कॉपर, ये Ag, ये Au, सही है। और ऊपर जन्म कराओ फिर कढ़ाओ को नी, बस कोई बात नहीं, मेटल गायब होगी पीछे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बताओ भाई, हटाएंगी क्या? H2 गैस नहीं देंगी, ऊपर वाली हाइड्रोजन हटा देंगी। उमा क्या कह रही है? ऊपर वाली मेटल हाइड्रोजन हटाएंगी। UMA, ए का मतलब हटाएंगी। कौन? ऊपर वाली मेटल हाइड्रोजन गैस देंगी। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे बताओ कि ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित मेटल अम्लों से H2 का निष्कासन बोलो कर देंगी। तो आपको रिएक्शन देखते ही बता देना है कि हाइड्रोजन देगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं जिंक को H2SO4 में डालूं तो रिएक्शन ये होनी चाहिए ZnSO4 प्लस, जिंक कहां है हाइड्रोजन से? H2 गैस देगा या नहीं? देगा भाई। इसको मैं आयनिक फॉर्म में लिख दूं क्या? H2SO4 का मतलब 2H प्लस, ZnSO4 का मतलब Zn प्लस 2 प्लस H2, जिंक OS में ऑक्सीडेशन। सही है ना? ऐसे चेक करना आपको, प्रत्येक रिएक्शन में आपको चेक करना है कि एनोड कौन सा और कैथोड। ECS की बात मत मानना भाई, क्योंकि वो रिएक्शन गलत भी तो दे सकता है। आपसे पूछा है रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो रिएक्शन गलत भी दे सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना, उसमें क्या निकाल लें डायरेक्ट इसका ई नोट सेल निकाल लें। किससे? Ca से। हाइड्रोजन क्या है यहां? हाइड्रोजन क्या है? और जिंक क्या है? तो कैथोड की जगह 0.0 आएगा, माइनस माइनस का 0.76 आएगा। अब वैल्यू बार बार बताने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत बार आपने काम में ले लिया। माइनस माइनस प्लस 0. नेगेटिव आया पॉजिटिव? पॉसिबल है या नहीं? ई नोट सेल क्या आया? पॉजिटिव आता है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव आ गया तो पॉसिबल हो गया, नहीं। P4 पॉजिटिव, P4 पॉसिबल। तो ई नोट सेल पॉजिटिव आता है, अतः रिएक्शन क्या होगी भाई? पॉसिबल होगी। सही है, और पॉसिबल हो जाएगी तो जिंक H2SO4 से क्रिया करके क्या दे देगा भाई? H2 गैस देगा। ठीक है, अगला एग्जांपल, कॉपर को डालता हूं भाई किसमें? H2SO4 में। क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। आयनिक फॉर्म में लिख देता हूं, कॉपर प्लस 2H प्लस से Cu प्लस 2 प्लस
H2, ठीक है। एग्जाम्पल कोई से भी दे दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉपर से कॉपर +2, OS में वृद्धि, ऑक्सीडेशन, एनोड होगा, क्या निकाल दें, एनोड सेल, Ca से निकलता है भाई। हाइड्रोजन क्या है यहां, कैथोड है 0.0। एनोड का कॉपर का कितना, माइनस का प्लस का है 0.34 वोल्ट। क्या लिखेंगे भाई, एनोड सेल नेगेटिव, N4 नेगेटिव, N4 नहीं, ठीक है। तो इस सेल क्या आता है, नेगेटिव आता है, अतः रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना भाई, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। और कॉपर H2SO4 से क्रिया करके, बोलो भाई, H2 गैस नहीं देगा। अगर मान लो कोई ऐसी मेटल दे दे जिसका ई नोट आपको नहीं पता, तो ये तो पता होगा कि वो ऊपर एक नीचे है। जैसे मान लो आप ये वाली बात नहीं करना चाह रहे थे कि भाई मैं तो ई नोट नहीं निकालू, मेरे को तो नहीं निकालना था, मैथ में कमजोर हूं बिल्कुल ही, तो आप क्या करो भाई, उमा की बात मान लो। उमा क्या कह रही थी, ऊपर वाली मेटल हटा देगी, तो आप कह देंगे कि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन का निष्कासन नहीं कर सकती। और पिछले वाले एग्जाम्पल में आप क्या कहेंगे कि जिंक ECS में हाइड्रोजन से ऊपर है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन कर देगी। बात समझ आएगी नहीं भाई, हटाओ। ECS का कोई सा भी अनुप्रयोग हो, उमा से पूछो, आप आराम से कर सकते हो भाई। और ECS याद आपको है, उमा से पूछो, अपना बता दो। एक तुम लोग सारे के सारे जो बैठ रहे थे, तुमको कितनी बार कहा भाई अपना मास्क यूज लिया करो, मास्क लगाया करो भाई, मास्क लगा लिया करो, बिना मास्क मत बैठा करो, लगाओ मास्क सारे सारे। तुम लोग मास्क लेके आया करो भाई, तू कहा है तेरा मास्क, लेके आया कर। हो गया, जिंक प्लस H2SO4 की रिएक्शन कर दे, अम्लों का, ये अम्लों से हाइड्रोजन का निष्कासन, ये टॉपिक। कोई बात नहीं, तो दोबारा कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। अपने कोई प्रश्न ध्यान रखना, ऐसा नहीं आता यहां कि अम्लों से हाइड्रोजन के निष्कासन टॉपिक को समझाओ, ऐसा प्रश्न नहीं आता, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यहां ECS के अनुप्रयोगों को समझाइए, कोई एक अनुप्रयोग समझाओ, दो अनुप्रयोग समझाएं, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। हैं प्रश्न आएंगे देखो ऐसे, इसको उठाओ, बाद में बताऊं कैसे। ये ला तो और ले, चांदी का पॉइंट 80 होता ना प्लस में,
सेल विभव भी निकाल सकते हैं भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आप किसी भी सेल का सेल विभव भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एनोड कैथोड का मान पता होना चाहिए आपको सेल विभव निकालने के लिए। नीचे की सारी लाइन मत टिपा करो भाई, तुम तो एक लाइन टिपते हो, फिर भी इतने सारे एग्जाम्पल ये वो करवाने का क्या मतलब। रिएक्शन देखो ऊपर की, बस बाकी का सारा काम खुद करने की कोशिश करो। नहीं होता तो फिर बोर्ड पे चेक करो, आप कोशिश क्या करो भाई। हो गया भाई। कॉपी के ऊपर खाली जगह में ये लिख दें आप एक बार, जिंक प्लस HNO3। आपसे पूछा कि बताओ हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं, इस प्रकार प्रश्न आ गया। जिंक किससे क्रिया कर रहा बताओ, HNO3 से। HNO3 अम्ल या क्षार, हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं, क्यों, जिंक इसी में हाइड्रोजन गैस देना चाहिए ना भाई, लेकिन ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ये एक्सेप्शन है। क्या देता है, ये देता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड देता है भाई। क्या देता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। नाइट्रोजन की ऑक्साइड फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस होती है ना, उतार दो। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान रखना कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता, कई बार प्रश्न आ जाता है कि जिंक की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं, तो नहीं देता, ध्यान रखना, ठीक है। और ये रिएक्शन आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, किसमें आएगी रिएक्शन, रिएक्शन पी ब्लॉक में आएगी भाई। अगला अनुप्रयोग लिख दें, सेल का सेल विभव ज्ञात करने में क्या अनुप्रयोग है, सेल का सेल विभव ज्ञात करने में, ठीक है भाई। कैसे ज्ञात करते हैं, सपोज मैंने एक सेल बनाया भाई, कॉपर से कॉपर +2 साल्ट ब्रिज Zn+2 से Zn सेल बना दिया मैंने, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया राजस्थान बोर्ड में कि क्या सेल का निरूपण सही है, बोलो। गलत रिप्रेजेंटेशन है ना भाई। उमा कहती है ऊपर वाली मेटल, ऊपर कौन है, तो जिंक इधर आना चाहिए था, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन गलत है, ध्यान रखना। आगे बात समझ में। फिर कहेगा तो सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, फिर गलत है तो ये Zn से
Zn प्लस 2 साल्ट ब्रिज, Cu प्लस 2 से Cu। आगे बात समझे? फिर अपन क्या करेंगे, इसका ई नोट सेल निकालेंगे। कैसे निकलता है भाई? Ca से ना। अब इस जिंक की और कॉपर की जो वैल्यू है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, वो कहां से देखोगे आप? ECS से ही तो देखोगे ना। जिंक की, कॉपर की ई नोट की वैल्यू कहां से देखी जाएंगी? तो ये ECS का अनुप्रयोगी तो ये भी, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1.1 वोल्ट। सही है ना भाई? तो किसी सेल का सेल पोटेंशियल निकालोगे तो भी क्या काम आएगी बताओ? ECS आएगी। ठीक है, एक लाइन लिख देना, ECS के आधार पर, ECS के आधार पर किसी सेल का सेल विभव ज्ञात किया जाता है। ECS के आधार पर किसी सेल का सेल विभव ज्ञात किया जाता है। आपने बहुत सारे सेल बनाए थोड़ी देर पहले, सबका सेल पोटेंशियल निकाला था भाई, क्योंकि मैं किसी भी रिएक्शन को सेल पोटेंशियल के आधार पर ही समझा रहा था। अम्लों से हाइड्रोजन मिलेगी या नहीं, किसके आधार पर समझाया? इनोट सेल के आधार पर ना भाई। हटाओ भाई, सेल बनाकर निकाल दो इसका। वैल्यू रखो कॉपर की, जिंक की। मैंने वैल्यू नहीं रखी, वैल्यू आप लोग रखो। प्रश्न लिख दो भाई जल्दी। चार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ढेरों बनेंगे भाई, ध्यान रखना। किसी भी मेटल का बना सकता हूं, क्योंकि सभी मेटलों का इनोट मेरे को और आपको भी पता है। और जिसका नहीं पता उसका आंसर उमा के अकॉर्डिंग दे देना भाई। सही है कि नहीं? उसका आंसर उमा के अकॉर्डिंग दे देना। मान लो सोने का नहीं लिखवा रखा मैंने, और सोने का प्रश्न आ जाए, ठीक है ना भाई, तो किसके आधार पे? उमा के आधार पे। करे भाई पहला प्रश्न, ध्यान रखना, पहला प्रश्न जैसा वैसा ही। देखो यहां रिएक्शन किसके बीच होनी चाहिए? निकल और कॉपर सल्फेट, Ag और कॉपर सल्फेट, Fe और कॉपर सल्फेट, जिंक और, सही है कि नहीं? ऐसे आपको रिएक्शन करवानी है। मैं पहली रिएक्शन लेके चलता हूं, पहली समझाता हूं आपको कैसे आप करेंगे। निकल का बर्तन है, क्या रख दिया उसमें? रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बोलो सही कि नहीं भाई? ठीक है, ये रिएक्शन होनी चाहिए। चलो इसके बजाय मैं Ag वाला समझा दूं, क्योंकि Ag वाले में इसको तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Ag वाला करवाता हूं मैं। Ag की अंगूठी है, किस में रखा आपने? कॉपर सल्फेट में। सही है, क्या बनेगा बताओ? Ag, ये गलती करते हैं आप, इसलिए बताइए मैंने। Ag2SO4 आएगा, क्योंकि Ag पर चार्ज +1 होता है, सल्फेट पर माइनस, इसलिए बताया मैंने एग्जाम्पल कि आप AgSO4 करके आते। ठीक है, प्लस बताओ कॉपर, 2 Ag है, बैलेंस कर दी भाई, इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख दूं, Ag+ Cu+2 से
Ag प्लस 1 कितना, बोलो भाई। आप ये बैलेंस वगैरह करो तो कर देना, नहीं मत करना, लेकिन ये 60 तो सही बनाओगे भाई। AgSO4 नहीं बनेगा, ध्यान रखना। मैंने बता रखा है Ag पर चार्ज कितना होता है, +1, सल्फेट पर -2 होता है। तो Ag +1 SO4 -2 का अगर आप बनाओगे तो ये 2 आ जाएगा यहां और ये 1 चल जाएगा यहां भाई, ठीक है। अब आप मिला दो Ag से Ag + 1 मिला दो, क्या हुई, OS में ऑक्सीडेशन, एनोड होगा। जो भी एग्जांपल है सब कैसे ही करोगे ना भाई, और ये तो बता रखा है आपको। इनोड सेल निकालना है तो सबका इनोड सेल निकाल दो, इनोड सेल निकाल दो। किससे निकलता है भाई, Ca से। कॉपर क्या है यहां, कॉपर का लिख दूं, कितना होता है 0.34 माइनस Ag का 0.34 माइनस का 0.80 माइनस वोल्ट इनोड सेल। सही है ना भाई, कितना आ गया, माइनस वोल्ट आ गया, ठीक है ना। माइनस माइनस कुल मिला के बात यह है, कितना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। माइनस आ गया तो बताओ रिडक्स रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे नीचे कि इनोड सेल नेगेटिव आता है, अतः रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं हो रही भाई, रिएक्शन नहीं हो रही। अगर मान लो आप लोग रिएक्शन नहीं करे तो कहीं बैठ जाओ। ये इधर बैठी है, मैं इनको आज यहां से 3-4 लड़कियों को उठा के इधर बिठाया मैंने, क्योंकि मैंने सुना वो गत्ता खाती हैं। ये जो गत्ता है ना वो देखो ऊपर से, वो गत्ता, दोनों गत्ते एक जैसे थे। वो कार्टून, ऊपर वाला कार्टून खा गई, तो मैंने उनको उठा से यहां बिठा दिया, क्योंकि वो रिएक्शन कर रही थी गत्ते के साथ, खा रही थी उसको, नहीं बिठाया मैंने, ठीक है ना भाई। और तुम में से भी देखो 3-4 को गेट के जस्ट पास से हटाया, मेरे को पता चला वो लकड़ी खाते थे, वहां से हटा दिया उनको। कुल मिला के बात यह है कि अगर वो रिएक्शन करता है तो वहां उसको नहीं बिठाया जाएगा। यहां से पता चलता है कि कोई ईंट रोड़ी बजरी खाता है, दीवार के पास नहीं बिठाऊंगा। सही है कि नहीं भाई। अगर कोई इनके साथ रिएक्शन करे तो उसको नहीं बिठाया जाएगा। बैठा बैठा खाता रहेगा, बजरी खाता रहेगा, रोड़ी खाता रहेगा, ईंट आ जाएगी, ईंट निकाल खाता रहेगा बैठा बैठा। अब बताओ ये दीवार क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी कि नहीं। अगर रिएक्शन करेगा दीवार खराब हो जाएगी। Ag कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा तो Ag का बर्तन खराब नहीं होगा भाई, खराब नहीं, आराम से पटक दो अंगूठी को, रिएक्शन नहीं करेगी, खराब नहीं होगी। और अगर मान लो रिएक्शन होती तो पूरी Ag की जो अंगूठी है वो थोड़े दिनों बाद में किस में बदल जाती, फिर आप उसमें ढूंढते रहते हैं अंगूठी। सही है कि नहीं भाई। वो तो क्या बन गई, पानी बन गई, साल्ट बदल गई भाई, और साल्ट पानी में घुल गया, लो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो रख सकते हैं नहीं, ये पता चलेगा रिएक्शन होती है या नहीं। क्या हुआ, रिएक्शन नहीं होगी तो Ag को कॉपर सल्फेट में रखा जा सकता है, या फिर मैं क्या कहता था, कॉपर सल्फेट को Ag के बर्तन में रखा जा सकता है। सही है। और अगर मान लो दोनों के बीच रिएक्शन होती तो मैं क्या कह देता, नहीं रख सकते भाई, नहीं तो चांदी का बर्तन खराब हो जाएगा, उसमें छेद हो जाएंगे। सही है कि नहीं भाई, बात समझ में आ गई, हटाओ आ गई। तो आपको ये चेक करना है कि रिएक्शन होती है नहीं भाई। रिएक्शन हो रही है उसको वहां से हटा दो, मत रखो, मत बिठाओ। ये दरी पट्टी बैठे हो ज्यादातर लोग है ना, क्यों बैठे हो आप इस दरी पट्टी को, दरी पट्टी ही समझ रहे हो, उसको घास समझ के खा नहीं रहे। सही है कि नहीं। और जो इस दरी पट्टी पे नहीं बैठा, आउट ऑफ दरी पट्टी, क्यों बिठाया उसको दरी पट्टी से बाहर भाई,
काले मार्बल पे क्यों बिठाया, दरी पट्टी पे क्यों नहीं बिठाया, बताओ। इसको घास समझ के खाता होगा बैठे बैठा, इसलिए हटा दिया उसको, बाहर बैठ वहां गैलरी में, वहां बिठा दिया उसको, तो गैलरी में साइड में क्यों बिठाया उसको, वहां खा गया था। रे एक जगह देखना दरी पट्टी में छेद सा हो रहा है, खा गया बैठा बैठा, हटा दिया। रिएक्शन करता है दरी पट्टी के साथ, नहीं बिठाया जाएगा, नहीं रखा जाएगा अगर रिएक्शन करता है तो। ये हो गया आपके पास ईसीएस के अनुप्रयोग भाई। और बाकी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद इसके सारे सवाल करवाऊंगा भाई। जैसे अपन ने क्वेश्चन किए थे किसके, वो अपना टॉपिक था कौन सा, विद्युत अपघटन ना, उससे कंप्लीट होते ही किया था मैंने। अभी ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा कंप्लीट होने के बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन। पार्ट सेकंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर इसका पार्ट थर्ड चलेगा कंडक्टिविटी से संबंधित। हटाओ भाई, अगला टॉपिक डालें आप, नरंस्ट इक्वेशन। अच्छा टॉपिक है नरंस्ट इक्वेशन, ध्यान रखना। ठीक है भाई, बिल्कुल साथ साथ चलना। अच्छा टॉपिक है, प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी है भाई, क्योंकि ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं इस पार्ट में से 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो 1 नंबर का तो अब तक का केमिकल सेल से बन जाता है, और वो जनरली होगा ईसीएस के अनुप्रयोग से संबंधित। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे होगा, नरंस्ट। तो यहां से प्रश्न आएगा भाई, तो आप समझें। देखो भाई, थोड़ी देर पहले आपने 1.1 वोल्ट निकाल लिया था ना, कॉपर वाले का 1.1 वोल्ट निकाल लिया था। ठीक है, अगर मान लो मैं सेल ये बना दूं, सपोज जिंक से Zn+2 साल्ट ब्रिज Cu+2 Cu 0.1 m, कंसंट्रेशन भी लिख देते ना भाई, ये लिख दी। ठीक है, सेल बन गया। आपसे कहा जाए इसका पोटेंशियल याद करो, तो आप कैसे निकालेंगे, ई नोट सेल बराबर Ca कैथोड माइनस एनोड, रख दिया, बराबर कितना है बताओ, 1.1 वोल्ट। निकाले आप, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन गलत होगा आपका तरीका। क्यों होगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो बताओ, ई नोट सेल निकाल रहे हो, और नोट तो जब लगता है जब क्या हो, मानक कंडीशन हो। नोट कब लगता है बताओ, यहां कंसंट्रेशन कितनी है, 1 m नहीं है, 0.1 m है, यह है 0.2 m है, तो ये दोनों मानक कंडीशन है क्या, मानक कंडीशन है, तो ई नोट सेल्स का माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा भाई। सेल विभव इस फार्मूले से नहीं निकलेगा, हालांकि ई नोट सेल तो इसी से निकलेगा, लेकिन सेल विभव 2 चीज हो गई भाई। 2 चीज क्या हो गई, एक तो हो जाएगा ई नोट सेल और एक हो जाएगा ई सेल। ये तो मानक कंडीशन का, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं भाई। ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो क्या चेंज हो जाएगा बताओ, ई सेल चेंज हो जाएगा, 1.1 वोल्टेज नहीं आएगा। अगर आप सांद्रताएं चेंज कर देते हैं तो 1.1 वोल्ट नहीं आएगा। तो आप क्या देखना चाह रहे हैं यहां कि सांद्रता के साथ सेल विभव में क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए क्या दे दी गई बताओ, नरंस्ट इक्वेशन दे दी गई। तो आप एक लाइन लिख दें, लिखो भाई, सेल विभव है, सेल विभव है विद्युत अपघटन पदार्थ की सांद्रता, विद्युत अपघटन पदार्थ की सांद्रता के मध्य संबंध बताने के लिए, विद्युत अपघटन पदार्थ की सांद्रता के मध्य संबंध बताने के लिए नरंस्ट समीकरण काम में ली जाती है। संबंध बताने के लिए
नरंस्ट इक्वेशन काम में ली जाती है? ठीक है, नीचे लिखें। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय होती है जो दोनों तरफ चलती है भाई, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और यहां पर आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दें, ए प्लस बी से सी प्लस डी, और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देना ए बी सी डी। ये बी सी डी क्या है बताओ? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी सी और डी क्या है? एस सी, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है ना भाई, ए बी सी डी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। रिएक्शन लिख दिए एक रिवर्सिबल। ठीक है, नीचे लिखें इस रिएक्शन के लिए, साथ साथ चलना भाई, इस रिएक्शन के लिए उष्मा गतिकी के अनुसार, उष्मा गतिकी के अनुसार, उष्मा गतिकी के अनुसार गिब्स मुक्त ऊर्जा निम्न होगी। गिब्स मुक्त ऊर्जा निम्न होगी। गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी को बोला जाता है भाई। डेल जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है, निम्न होगी। देखो भाई, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन के लिए क्या लिखना चाह रहा हूं बताओ मैं? गिब्स फ्री एनर्जी कैसे लिखी जाती है? गिब्स फ्री एनर्जी लिखने का तरीका है डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन उत्पाद बटा क्रियाकारक, उत्पाद बटा सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर, ध्यान रखना स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चला जाता है। 11वीं क्लास में था ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। उस द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में यही था कि केसी बराबर होता है उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटा क्रियाकारक की सांद्रताओं का गुणनफल, उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटा क्रियाकारक की सांद्रताओं का गुणनफल। 11वीं क्लास नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब बता रहा हूं, उत्पाद बटा क्रियाकारक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपके पास क्या निकालने की इक्वेशन हो गई बताओ? डेल जी निकालने की इक्वेशन हो गई। आपको नरंस्ट समीकरण अगर याद करनी है तो ये तो याद करनी पड़ेगी भाई, कि डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन उत्पाद बटा क्रियाकारक। ठीक है ना? अब ये आई कहां से, ये अपना मतलब नहीं है। इसको डेरिवेशन अगर करना है आपको कि ये कहां से आती है, तो आपको जाना पड़ेगा बीएससी पार्ट सेकंड में, सेकंड ईयर में इसका डेरिवेशन है, यहां नहीं है। अपन तो इसको डायरेक्ट समझेंगे क्या? डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन उत्पाद बटा क्रियाकारक। सही है, दोनों आपको पता है, डेल जी आपको पता और डेल जी नोट आपको पता है। मैंने लिखवा दिया एक बार कॉपी के ऊपर खाली जगह में। डेल जी बराबर तो होता है एन एफ ई सेल, और नोट लगा दूंगा तो यहां भी नोट लगा देना, माइनस एन एफ ई नोट सेल। लिखवा रखा है, दोनों वैल्यू को उठाकर यहां रख दो। सही है, रखो देखा जल्दी। पहले तो पहली इक्वेशन लिखो गिब्स फ्री एनर्जी वाली, डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस, एक बार समझ लो क्या है, बार बार बोर्ड पे मत टिपो। डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन उत्पाद बटा क्रियाकारक। ये एल एन लोग ही है भाई, आगे देखो इस एल एन को मैं लोग में कन्वर्ट कर दूंगा तो लोगरिथम यही है। हो गया भाई। डेल जी नोट की वैल्यू रखें भाई, डेल जी और डेल जी नोट की वैल्यू रखें।
अपने आप लिखो जल्दी। लग गई भाई, देखो सही है। अब मैं एक साथ इसमें सारा काम करता हूं, देखो कौन कौन सा, ध्यान दें। इसमें आपको NF का भाग देकर और फिर माइनस से गुणा कर देना है। क्या किया बताओ मैंने? NF का भाग देकर माइनस से गुणा कर दें, एक साथ सारा, दो एक साथ। NF का भाग दिया इसमें तो NF से NF कट जाएगा, और माइनस से गुणा करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ई सेल बराबर, खुद बाद में करना भाई, पहले चेक करो एक बार, देखो NF से NF कट जाएगा, माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में। ई नोट सेल माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा किया तो प्लस था, क्या हो जाएगा माइनस RT अपॉन NF, क्योंकि NF का भाग तो तीनों में लगा है, आगे वो रह जाएगा क्या? RT अपॉन उत्पाद बटा क्रियाकार। अच्छा ठीक है ना भाई? क्या क्या बताओ मैंने वापस? NF का भाग देकर माइनस से गुणा करने पर क्या होगा? करो खोपड़ी नीचे करके, कोई नहीं उठाएगा खोपड़ी। ध्यान कॉपी में रहे। सही है भाई? NF का भाग दे दिया और माइनस से गुणा कर दिया, इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगला काम क्या कर रहा हूं सुनो। ln A बराबर, ln को मैं लोग में बदल दूं मान लो, तो 2.303 लोग A हो जाएगा। ये ln को किस में बदलना? किस से मल्टीप्लाई कर देना? 2.303 से। तो मैं पता क्या करूंगा, यहां भी इस ln की जगह क्या लिख दूंगा? लोग, और RT को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.303 से। सही है कि नहीं भाई? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बटा NFLOG। लोग हो गया? अब लोग उत्पाद बटा क्रियाकारक उतार दो। ln की जगह लोग लिख दो भाई, ln की जगह लोग लिख दो। किससे गुणा हो जाएगा? 2.303 से। बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, जो आपकी समीकरण है, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, जो आपकी समीकरण है उस समीकरण में क्या कर दो? ln की जगह लोग कर दो, और RT से पहले 2.303 लिख दो भाई, हो गया काम। हो गया भाई? ठीक है, क्या कर दिया बताओ? आपको केवल नरंस्ट इक्वेशन अगर व्युत्पन्न करनी है, प्रश्न ऐसा आता है नरंस्ट इक्वेशन को व्युत्पन्न करें, तो एक इक्वेशन याद करनी है ओनली। कौन सी? डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस RT ln उत्पाद बटा क्रियाकारक। दोबारा बोलो, डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस RT ln उत्पाद बटा क्रियाकारक। उसके बाद डेल जी का डेल जी नोट का मान रख दो, वो तो आता ही है सबको। उसके बाद NF का भाग देकर माइनस से गुणा कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। ln की जगह लोग रख दो। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां इस इक्वेशन में वैल्यू रखूंगा R की, T की और F की। तीनों वैल्यू आपको पता है भाई। R की वैल्यू बताओ कितनी होती है? याद करो भाई, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। और टेम्परेचर
298 केल्विन और F 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। ये वैल्यू यहां रख दूं मैं, किस किस की, R की, T की, F की वैल्यू रखने पर गुणा भाग करेंगे इसको, ठीक है। क्या हो जाएगी इक्वेशन बताओ, E सेल बराबर E नोट सेल माइनस किस किस की वैल्यू रख दी बताओ, गुणा भाग कर ले 0.0591 आ जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा, n बच जाएगा ना, n लोग उत्पाद बटा क्रियाकारक, C की पावर C, A की पावर A और B की पावर B। क्या किया दोबारा बताओ रे, वैल्यू रख दी रहे किसकी, R T और F की वैल्यू रख दी। क्या गया 0.0591, ये नरेंस्ट इक्वेशन है भाई, 0.0591 आ जाएगा जो। तो यहां पर लिख देना, ये इक्वेशन क्या कहलाती है बताओ, ये इक्वेशन नरेंस्ट इक्वेशन कहलाती है। तो ये आपके पास डेरिवेशन हो गया किसका भाई, नरेंस्ट समीकरण का। आपको स्टार्टिंग एक समीकरण तो याद करनी पड़ेगी, कौन सी वाली, कौन सी वाली भाई, डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन उत्पाद बटा, उसके बाद डेल जी और डेल जी नोट का मान रख दो, एन एफ का भाग देकर, सही है ना भाई। ये इक्वेशन आ जाएगी, आर का, टी का, एफ का, एल एन को लोग बदल दिया, इक्वेशन आ गई ना। नीचे लिख दिया क्या, क्या कहोगे इसे, नरेंस्ट इक्वेशन कहा जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इस नरेंस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं डैनियल सेल के लिए। किसके लिए भाई, ध्यान दें, उत्पाद बटा क्रियाकार। तो लिखें डैनियल सेल के लिए, नीचे लिखें डैनियल सेल के लिए, लिख दिया। डैनियल सेल की समीकरण लिखो देगा सब, कॉपर प्लस Zn से कॉपर प्लस Zn, ये है ना डैनियल। ऊपर कौन सी मेटल है, जिंक, क्या होगा, एनोड का मींस ऑक्सीडेशन, एनोड का मींस और ऑक्सीडेशन का मींस OS में, किसकी OS में वृद्धि होगी, Zn से Zn+2 और कॉपर की OS में कमी होगी। समीकरण सही है कि नहीं भाई, निकाला गया ना। किसी की भी इक्वेशन, मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई, आप इस प्रकार के मत बढ़ो कि केवल मैं आपको डैनियल सेल बता रहा हूं, बस डैनियल सेल की आती है मेरे को तो और दूसरी की आती नहीं। मैं आपसे कहूं कि कोबाल्ट और निकल का सेल बना करके डैनियल इक्वेशन लिखें, तो आप कोबाल्ट और निकल का कैसे बनाएंगे, कोबाल्ट लिख दो, निकल लिख दो, कोबाल्ट लिख दो, निकल लिख दो, क्लियर ना। एसीएस में ऊपर कौन है भाई, क्या बनेगा, एनोड, एनोड का मींस ऑक्सीडेंट का मींस, किसकी ओएस में वृद्धि होगी, कोबाल्ट से +2 और निकल की ओएस में, बोला इक्वेशन आ गई कि नहीं, लिख दोगे ऐसे, लिखें इसकी भाई, रिएक्शन तो लिख दो जल्दी, लिख दी, इक्वेशन स्टार्ट करो, लो करो। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटा 2, 2 क्यों लिखा रहे, एन, एन का मतलब है अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप लिख दे चाहे ऊपर, एन बराबर अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन बराबर क्या है, अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। लिख दिया भाई, लिख दिया, या तो कोई दिक्कत नहीं आई। लोग, लोग अगर उत्पाद बटा, ये उत्पाद एक क्रियाकारक, लिख दो जल्दी। लोग कॉपर की सांद्रता, Zn+2 की सांद्रता
अपॉन कॉपर प्लस 2 की सांद्रता और Zn की सांद्रता। ठीक है भाई, है? अब देखो ये कॉपर और ये जिंक दोनों, ये कॉपर रोड है या विलियन? बोलो, रोड है, तो छड़ है, इलेक्ट्रोड है, और ये Zn+2 विलियन है, सही है कि नहीं? तो ये जो जिंक और कॉपर, देखो एक्टिविटी ऑफ जिंक इक्वल एक्टिविटी ऑफ कॉपर 1, या फिर इसको ऐसे लिखूंगा मैं कि जिंक की सांद्रता और कॉपर की सांद्रता 1 मानी जाती है। ठोस अवस्था में किसी भी मेटल की एक्टिविटी 1 मानी जाएगी। एक्टिविटी बोल दो या सांद्रता बोल दो, हालांकि दोनों में बड़ा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो ये तो क्या बोल दिया मैंने, एक्टिविटी, और ये क्या बोल दिया, सांद्रता। ठीक है, हालांकि पूरी इक्वेशन ही किसके रूप में लिखी जाती है, एक्टिविटी के रूप में लिखी जाती है भाई। ठीक है, अब बताओ इसकी जगह क्या रख दूं मैं, 1, तो समीकरण क्या हो जाएगी, लिख दो क्या हो जाएगी, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लोग, ऊपर तो क्या बच गया रे, Zn+2, और नीचे क्या बच गया, बोलो Cu+2। सही है ना? बोलो सही नहीं भाई? अब सुन लो लास्ट फाइनल बात, किसी की भी नरंस्ट इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो आपको याद रखना है AC। वही क्या याद रखना है, नरंस्ट इक्वेशन लिखोगे तब भी आपको क्या याद रखना है, AC। देख लो चाहे एनोड की सांद्रता बटा कैथोड की सांद्रता। अब आपको मान लो मैं कोबाल्ट वाले सेल की बात कर रहा था,